हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेट के लिए जो हमने सीरीज शुरू की थी, टारगेट सीरीज, उसकी आज क्लास 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने वेद वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, और जो भी तुम्हारा प्रागैतिहासिक काल का था, पूरा पाषाण काल वगैरह, सिंधु सभ्यता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, उनकी पूरी हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक है, एक्चुअली जो वैदिक सभ्यता है, इसको सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखनी है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, वैदिक समाज के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन था? वैदिक समाज के, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि वैदिक समाज के निर्माता कौन थे। वैदिक समाज के निर्माता जो थे आर्य थे। कौन था वैदिक समाज के निर्माता? कौन थे? आर्य थे। ठीक है, एक्चुअली जो ये आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। ये कहां से आए थे? आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ये जो भारत का जो सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश, कौन सा? सप्त सैंधव प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये जो एरिया है, यहां पर ये लोग मध्य एशिया से आए थे और भारत में पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहां आए थे। ठीक है, उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया है वो गौतम, एक राजा थे, राजा विदेह, उनके जो पुरोहित थे गौतम रावगढ़ ने किया है। क्वेश्चन अगर कभी यह पूछा जाए कि उत्तर भारत का आर्यीकरण, उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया है वो किया है राजा विदेह के पुरोहित गौतम रावगढ़। किसने किया है? राजा विदेह के पुरोहित जो गौतम रावगढ़ थे उन्होंने किया है। और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण, ठीक है, ये किया है अगस्त्य ऋषि ने। किसने किया है? अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है, उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया है वो राजा विदेह के पुरोहित थे गौतम रावगढ़, उन्होंने किया है। और दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया है वो अगस्त्य ऋषि ने किया है। ठीक है, अब बात आई कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे, भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। ठीक है, इन लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और देवताओं की भाषा भी संस्कृत थी। तो ये लोग जो थे ये अपने आप को उच्च समझते थे, इसीलिए इन लोगों को नाम दिया गया आर्य। ठीक है, और जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, मतलब जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, उनको नाम दिया गया अनार्य। आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य के बीच एक युद्ध भी हुआ था। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया उसमें बताया था आर्य वर्सेस अनार्य। आर्य वर्सेस अनार्य के बीच एक युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध। और दशराज युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशराज युद्ध, या फिर ये पूछ देगा किस मंडल में है या किसके किसके बीच हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया है वो राजा विदेह के पुरोहित गौतम रावगढ़ ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
वैदिक समाज जो था, वैदिक समाज जो था, इस समाज में जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा का होता था। किसका पद होता था? सबसे बड़ा पद राजा का होता था। किसका होता था? राजा का होता था। ठीक है, वैदिक समाज में जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा का होता था, और इस राजा का जो चुनाव होता था जनता खुद करती थी, जनता करती थी। ठीक है, इस समय लोग जो थे वो युद्ध वगैरह से परिचित तो थे, लेकिन ये राजा वाजा के लिए, मतलब राजा बनने के लिए युद्ध नहीं होता था, राजा का चुनाव खुद जनता करती थी। ठीक है, इस समय राजा जो युद्ध करता था, राजा का प्रमुख कार्य क्या था? गाय की सुरक्षा करना। इसीलिए इस समय जो वैदिक समाज में गोविष्ट कार्यक्रम एक होता था, गोविष्ट कार्यक्रम। ठीक है, ये क्यों होता था? इस समय का, जब से वैदिक समाज का, ठीक है, जो जानवर था, पालतू जानवर, वो गाय था। ठीक है, गाय की, इसमें वैदिक समाज में लोग गाय की पूजा करते थे, और गाय को मारने, अगर कोई भी व्यक्ति गाय को मार रहा है तो उसको सीधे मृत्यु दंड दिया जाता। ठीक है, गोविष्टी कार्यक्रम का मतलब होता था कि राजा का सबसे प्रमुख कार्य जो था वैदिक समाज में, वो था गोविष्टी कार्यक्रम, गाय की खोज करना। अगर आपकी गाय खो गई है तो आप राजा के पास जाइए, वो तुम्हें ढूंढ के देगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? गाय की खोज करना, गाय की खोज करना। ठीक है, एक इस वैदिक समाज में एक और था, सीताफल उसको बोलते थे। ठीक है, इसका मतलब होता था, इस समय जो थी वो जमीन की जुताई नहीं की जाती। ठीक है, हल से जोती गई जमीन पर, हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। ठीक है, यह भी याद रखना है। ठीक है, वैदिक समाज में जो सबसे प्रमुख कार्य था राजा का, वो था गोविष्टी कार्यक्रम, गाय का पता लगाना। ठीक है, वैदिक समाज में 3 प्रकार की समितियां थी। ठीक है, वैदिक समाज में जो समितियां थी वो 3 प्रकार की थी। वैदिक समाज में 3 प्रकार की समितियां थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की समितियां थी। कौन कौन सी 3 प्रकार की समितियां थी? एक तो थी सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरे था विदय। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, यही पूछ सकता है कि वैदिक समाज से, कि वैदिक समाज में समितियां कितनी थी। ठीक है, कितनी समितियां थी? 3 थी, सभा, समिति और विदय। ये जो सभा और विदय जो था, इनमें जो है महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। सभा जो थी ये निम्न वर्ग के लोगों के लिए थी, निम्न वर्ग के जो लोग थे। समिति जो थी ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी। और विदय एक विशेष प्रकार का संगठन होता था राजा का, एक विशेष प्रकार का संगठन। ठीक है, सभा, समिति और विदय 3 समितियां होती थी। इनमें से 2 समितियों में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ो। वैदिक समाज जो था एक्चुअली 2 भागों में डिवाइड था। एक तो ऋग्वैदिक काल, कौन सा? ऋग्वैदिक काल। दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1000, और इसका था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर होता था। इस समय जो जाति का निर्धारण होता था,
जाति का, ये याद रखिएगा, जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? और उत्तर वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण होता था वो वंश के आधार पर होता था। जाति का निर्धारण वंश के आधार, किसके आधार पर? वंश के आधार पर होता था। ठीक है, बहुत ही, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर ऋग वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर होता था, और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर होता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ये तो ऋग वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जब अतिरंजी खेती में, अतिरंजी खेती में लोहे की खोज हुई। किसकी खोज? लोहे की खोज हुई। एक्चुअली वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और गांव के मालिक को ग्रामिक बोलते थे। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन। ठीक है, जन जो थी, और इसके मालिक को क्या बोलते थे? राजन। जन जो था ये धीरे धीरे इसने जो है जनपद का रूप ले लिया। ठीक है, उसके बाद कई जनपद मिलकर महाजनपद का रूप लिए। जन जो था, एक्चुअली जब अतिरंजी खेती में लोहे की खोज हो गई तो जो इस समय जो वैदिक समाज में खेती जो थी वो अच्छी होने लगी, क्योंकि जब लोहे की खोज हो गई तो यंत्र भी बनने लगे, उससे जो है खेती में पैदावार अच्छी होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो जन था उसने जनपद का रूप ले लिया, और कई जनपद मिलकर महाजनपद का रूप ले लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है, इससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितने? 16 महाजनपद। ठीक है, ठीक है, उत्तर भारत का जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। उत्तर भारत का जो सबसे शक्तिशाली जनपद था उत्तर भारत का सोलह महाजनपदों में से उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? वो था तुम्हारा मगध। ठीक है, और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था तुम्हारा माहेश्मती। कौन सा? माहेश्मती। ठीक है, यहीं से फिर क्या होती है? शुरुआत होती है उसकी। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे क्या हुआ मगध पर, कितने राजवंशों ने शासन किया, कैसे कैसे किया। ठीक है, एक्चुअली और क्या था कि जो वैदिक समाज जो था, इस समय 4 प्रकार के मृदभांड थे। वैदिक समाज जो था, वैदिक समाज में 4 प्रकार के मृदभांड थे। कौन कौन से थे? एक तो था काला, दूसरा धूसर, लाल, और चौथा था मिश्रित। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक समाज में मृदभांडों की संख्या कितनी थी? 4 थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन था? वो था तुम्हारा धूसर। प्रचलन में जो था वो ये था। ठीक है, वैदिक समाज में 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। कितने प्रकार के यज्ञ होते थे? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। एक तो होता था वाजपेय यज्ञ। कौन सा? दूसरा होता था राजश्रेय यज्ञ, और तीसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध। ठीक है,
एक्चुअली ये जो वाजपेयी यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सबको ही पता होगा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वो और वो जितना एरिया तय करता था, ठीक है, वो उतना एरिया उस राजा का हो जाता था, और उस घोड़े को पकड़ने वाले को उस राजा से युद्ध करना होता था, ठीक है। ये तो हो गया इस अश्वमेध का। राष्ट्रीय यज्ञ कब होता था, जब किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था, तब ये यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ जो होता था, इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी, ठीक है। इसमें राजा की जो है मतलब शक्ति का प्रदर्शन होता था, इसमें जो है रथों की रेस लगाई जाती थी और राजा की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था, ठीक है। और वैदिक समाज में जो टैक्स लिया जाता था, वैदिक समाज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैदिक समाज में जो टैक्स लिया जाता था, उसे कहते थे बाली। क्या बोलते थे, बाली बोलते थे। और देवताओं को जो मतलब वो दिया, और जो देवताओं को वो दिया जाता था बलि, उसको बोलते थे पशु बलि, ठीक है। तो प्लीज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज मैंने वैदिक समाज पढ़ाया है, ठीक है। वैदिक समाज में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो मैंने बता दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और उसका अगला लेक्चर जब होगा मगध, ठीक है। मगध पर कितने राजवंशों ने उस पर शासन किया है, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, ठीक है, हर्यक वंश था, ठीक है। इसकी आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।